अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे एंड उम्मीद है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। ठीक है, इसको वो स्ट्रेस वाला मसला ही नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, बिलीव मी। हमने किया हुआ है, बहुत सारों ने किया हुआ है। दैट मीन्स वो कहते हैं ना कि इफ समवन हैज़ डन इट देन यू कैन डू इट एज वेल। अगर किसी और ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या कमी है? कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, एंड आप मान के चलो कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर आप ये मान के नहीं चलोगे देन बिलीव मी आपकी कॉन्फिडेंस गिरेगी। कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ एंड मैं एग्जाम को फोड़ लूँगा। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी? एटीट्यूड। ठीक है, आपका एटीट्यूड सब कुछ है। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, आप पब्लिक टॉक के लिए जा रहे हो, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, किसी भी डिबेट में जा रहे हो, इफ़ यू बिलीव दैट आप बहुत अच्छा करोगे देन आप बहुत अच्छा करोगे। अगर आपने ये माइंडसेट से अप्रोच किया हुआ है कि मुझसे नहीं होगा देन बिलीव मी आपसे नहीं होगा। ये आपका माइंड है। वो कहते हैं योर थॉट्स विल डिटरमाइन योर डूइंग्स, या आपका आउटकम। जो आपके थॉट्स है वही डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जिंदगी क्या है। अगर आप किसी भी चीज को निगेटिव एटीट्यूड से ले रहे हो, निगेटिव पर्सपेक्ट से ले रहे हो, देन आपका बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है जो भी आप करने वाले हो। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है देन बिलीव मी आपका बहुत अच्छा होगा। सो आप इस एग्ज़ाम को ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ले लीजिएगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा, मैं इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगी। ये एग्ज़ाम ईजी है, ये एक तो आप मान सकते हो, लेकिन बिलीव मी ये ईजी है। आप बहुत सारा सिलेबस देख रहे हो, फिजिक्स है, वहाँ से उसके 2 पेपर्स है, केमिस्ट्री है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, बायोजोलॉजी अलग से, बॉटनी, यहाँ से एक इंग्लिश भी होगा, वहाँ से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, ईवीएस होगा, फिजिकल एजुकेशन है वो। लेकिन अगर आप ऊपर से तो बहुत सारा दिखेगा। लेकिन अगर आप इनको ना डिवाइड कर लोगे, ठीक है, छोटे छोटे मकसद में कर लोगे, ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करोगे, देन बिलीव मी ये बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, मेरी हर कोई जो भी बात मैं करूंगा वो फिजिक्स पर्सपेक्टिव से करूंगा, लेकिन आप इस चीज को हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात पॉजिटिव एटीट्यूड। आप हमेशा दिमाग में ये रख लो कि नहीं, मैं इसमें बहुत अच्छा करूंगा, मैं इसमें बहुत अच्छा करूंगी, देन बिलीव मी आप करोगे। ठीक है, हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन मी, ये मान के चलो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस गिरी हुई है, डजंट मैटर आपने कितना स्मार्टली वर्क किया, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, नहीं, 99% चांसेस है दैट आप उसमें मैस कर लोगे उस चीज में। ठीक है, सो पहले इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस, खुद पे बिलीव, खुद पे दम रखना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, एंड वही अप्लाई होता है आपके एग्जाम्स में। तो सेकेंड चीज क्या है कि सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। एक बारी सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो या एक बारी लिख लो। मुझे लगता है लिखने से ज्यादा बेहतर हो, लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? बिकॉज जब आप सिलेबस लिखोगे तो आपके दिमाग में वो जाएगा, ओके, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है, ओके, यहाँ पे आपका कोलम्बस लॉ है, यहाँ पे आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज, गास लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गास लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब आप इस एक बार सिलेबस लिख लोगे ना, आपके दिमाग में टॉपिक्स भी आ जाएंगे कि किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार सिलेबस लिख लो, उससे आपको ये भी याद रहेगा कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, एंड जो भी आपको पढ़ना है वो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मैं हर कोई चीज तो पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ लो। अगर एग्जाम में लेटर ऑन आया भी 3 मार्क्स 5 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस आए भी, लेकिन जितना आपने पढ़ा होगा ना, बिलीव मी आप एक आंसर लिख पाओगे उस 5 मार्क्स क्वेश्चन को। बिकॉज अगर आप 95 मार्क्स कर लिए, ठीक है, अब आपके 5 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, आप कहीं ना कहीं से उसका आंसर ढूंढ लोगे, बिकॉज आपने पूरा पढ़ा है ना सिलेबस, वो सिलेबस में ही कहीं होगा, बस आपको अच्छे से वो प्रिसाइजली नहीं दिख रहा होगा। बाकी उसका आंसर और नहीं भी आएंगे, कोई मसला नहीं, 95 बहुत होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट, एंड दूसरी चीज क्या है वो है सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। एंड एक बार लिख लो एंड अपनी दीवार पे छाप दो, यहां पे भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एक स्पेस क्रिएट कर लो कहीं पे रूम पे, ठीक है, एंड वहां पे छाप दो। ठीक,
ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, अपने सोर्सेज को फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब से भी पढ़ना है, मुझे क्रोम से भी पढ़ना है, मुझे सर के नोट से भी पढ़ना है, मुझे किसी फ्रेंड के नोट से भी पढ़ने हैं, मुझे क्लास नोट से भी पढ़ने, मुझे इंस्टेंट नोट से भी पढ़ने, कोई रेफरेंस भी फॉलो करनी, मुझे एनसीईआरटी भी फॉलो करनी है। ठीक है, नहीं, गलत अप्रोच है, उससे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। अपने सोर्सेज फिक्स कर लो एंड उन पे रिलाई कर लो, एंड बिलीव मी, वहीं से सब कुछ है। बिकॉज हर एक किताब बहुत अच्छे से लिखी गई है। जिस ऑथर ने भी कोई किताब लिखी है ना, उसने पूरी जिंदगी दी है उस चीज को। दैट मीन्स कि उसने हर कोई चीज कवर कर ली ही होगी। एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंड करूंगा वो है एनसीईआरटी। काफी है आपके लिए, एनसीईआरटी काफी है। लेफ्ट हैंड में आप एनसीईआरटी रख लो, ठीक है। राइट हैंड में आप क्लास नोट्स और सर के नोट्स रख लो, ठीक है। एंड मिडल में आप खुद के नोट्स बना लो। समझ आ रहा है? जैसे जो भी चाहे आपने क्लास में लिखे नोट्स या जो सर ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे मैंने बहुत यूनिट्स के प्रोवाइड किए हैं नोट्स, एंड जो आपने क्लास में लिखे वो तो सबके यूनिट्स के लिखे हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी लेफ्ट हैंड में रख लो, राइट हैंड में चाहे मेरे नोट्स रख लो चाहे खुद के नोट्स। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो आपने क्लास में खुद लिखा है, जो हम बोर्ड पे लिखते थे, ठीक है। मैं आपको बाद में बोलता था, जस्ट अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वो राइट साइड में रख लीजिए। एंड मिडल में आप अपनी न्यू नोट्स जो जहाँ जिसको आप बनाओगे, ठीक है। बिकॉज उन दिनों कैसे बनाए थे, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लासेस और वाइल इन द क्लास, ठीक है। आपने कैसे कर वहाँ से मेस किया हुआ होगा, वो कहीं जगह से गलत भी लिखा हुआ होगा। उस टाइम आपने ध्यान नहीं रखा कौन सी वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी वाली इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप दोनों जो क्लास नोट्स हैं चाहे मेरे नोट्स, तो वो राइट हैंड में रख लो, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड में क्या रखोगे, एनसीईआरटी। एंड मिडल में आप अपने शीट्स रख लो, नए खाली शीट्स, ओपन प्लेन सफेद, ठीक है। और अपना पेन उठा लो एंड स्टार्ट करो। डिफिकल्ट टॉपिक से नहीं, इजी चैप्टर से। आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स या ऑप्टिक्स से स्टार्ट नहीं करना है। आपको सबसे जो इजी चैप्टर्स है उनको पहले कर लो, उनको पहले खत्म कर लो। बिकॉज जैसे आपका एटम एंड न्यूक्लियर है, उसको पहले खत्म कर लो। आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसको पहले खत्म कर लो, या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैं फिजिक्स की बात करूंगा, ठीक है। इसको पहले खत्म कर लो, ये 20-25 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक। पहले इजी टॉपिक्स कर लो, हर एक सब्जेक्ट में यही कर लो पहले। उससे क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने 20-25% का सिलेबस ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपने एक लंबा सा चैप्टर है, जैसे आपने ऑप्टिक्स चैप्टर उठाया, उसको बहुत टाइम खाने वाला है, तब तक आप माइंड में देखोगे कि ओ मुझे भी 12-13 चैप्टर्स बाकी है, बिकॉज वो वहाँ से टाइम खाएगा, ठीक है। आप स्टिल सोचोगे नेक्स्ट 15 डेज या 10 डेज के लिए मुझे वहाँ से सारे चैप्टर्स करने बाकी है। नहीं, पहले एटम एंड न्यूक्लियर को खत्म कर लो, उसको 2 दिन लगेंगे, हो गया, ठीक है। एंड बाद में जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एंड यहाँ से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो 20-25 मार्क्स ऐसे ही हो गए। सो उसी तरह से केमिस्ट्री की बात करूंगा थोड़ा, ठीक है। जैसा कि सरफेस केमिस्ट्री है, कर लो, ठीक है। और आपका केमिकल काइनेटिक्स है, कर लो। आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, कर लो, ठीक। पहले इजी चैप्टर्स कर लो। जैसे आपका पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, उसको भी थोड़ी दिन के लिए रख लो। एंड जैसे सॉलिड स्टेट है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है, उसको लेटर रख लो। लेकिन पहले सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ से आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वहाँ से जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो कर लो। 5 मार्क्स, 3 मार्क्स ना बहुत आ जाते हैं, 30 मार्क्स यही आ जाएंगे। एंड मुझे लगता है ये आपके 6 डेज में हो जाते हैं, बिकॉज छोटे छोटे चैप्टर्स ही है ना। सो पहले ईजी चैप्टर्स कर लो। एंड बिकॉज आपको तो आइडिया है ना हर एक चैप्टर का, बिकॉज आपने क्लास में पढ़ा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, जो क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं और जिन्होंने पूरा सिलेबस खत्म किया हुआ है अपनी कोचिंग्स में, मैं उनके लिए बात करूंगा। बिकॉज उनको आइडिया है, उनको पता है कि जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में क्या क्या है। वहाँ पे गास लॉ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस, ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। कैपेसिटर, डाइइलेक्ट्रिक्स में कैपेसिटर इन सीरीज, आपको बात समझ आ रही है। पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ओके। उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन रूल, लूप लॉ, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है। पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मुझे ये उन्हीं के लिए जिनको पता है ये थोड़े ऊपर से क्या है।
तो भूल गए होंगे, मुझे पता है। आप अभी सोच रहे होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है भाई, ठीक, लेकिन पढ़ा तो है ना क्लास में, याद है ना। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन डिवाइड इज इक्वल टू ये वन डिवाइड बाय दिस वन। ओके, उसी तरह से आपको गास लॉ थोड़ा पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये तो आइडिया होगा ना थोड़ा थोड़ा। एटलीस्ट फ्लक्स का मसला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ है, ठीक है, तो क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, ये इन्फिनिटी तक टर्मिनेट करते हैं या किसी नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करते हैं, आपको क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये पता, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, चार्ज इनटू दैट डिस्टेंस, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको बात समझ आ रही है? तो जिसको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मैं उनको बता रहा हूँ, पहले इजी चैप्टर्स कर लो, वो आपका इजी रहेगा, उससे आपका सिलेबस का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद आप इसमें जाओगे, बड़े टॉपिक्स में जाओगे। इज दैट ओके? सो ये रिकमेंडेशंस रहेंगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप अपने नोटिस बनाओगे, इतना ही नहीं है कि आपने एक बार ही खत्म करना है, एक बार आपने कोई चैप्टर किया है दैट मीन्स कि ये हो गया, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसके बाद, वो है रिविजन। जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे उतना ज्यादा आपका रहेगा इंपॉर्टेंट, उतना आपको फायदा आएगा। बिकॉज जो आपने चैप्टर किया हुआ है उसमें से आपको क्वेश्चंस आने हैं। अगर आपने कोई चैप्टर कर लिया लेकिन उसमें से आपका क्वेश्चंस नहीं बढ़ रहे तो कोई फायदा ही नहीं ना। आपको हमेशा क्या करना है, अगर कोई भी चैप्टर किया हुआ है उसको ट्राई टू रिवाइज दैट इंस्टेंटली। आप जब पहला रिवीजन करोगे, मुझे लगता है अगर आपने कोई चैप्टर एक दिन में खत्म किया हुआ है उसको रिवीजन में पहली बार 2 घंटे लगेंगे, लेकिन जब आप दूसरा रिवीजन लगाओगे उसमें 1 ही घंटा लगेगा। जब 4th रिवीजन करोगे 20 मिनट्स, जब 5th रिवीजन करोगे 10 मिनट्स। 5 रिवीजन्स एट लीस्ट रख लो, हर एक चैप्टर के 5 रिवीजन्स। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, बिलीव मी, आपको प्रिपरेशन के आखिरी दिन में ये लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या करना है कि रिवीजन कंटिन्यूअसली करने हैं, जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। एक डेट फिक्स कर लो कि मुझे सैटरडे रिवाइज करना है, जो भी सैटरडे एंड संडे मुझे रिवाइज करना है। बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन रहेगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रिवीजन। हम क्या करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, बाद में 3 महीने के बाद उसको देखते हैं, 4 महीने के बाद देखते हैं, वो तो याद ही नहीं रहता है ना। आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, रिवीजन पे फोकस कर लो। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है आपके जो आपकी हैंड राइटिंग है। अपने हैंड राइटिंग पे कहीं से भी फोकस कर लो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ ABCD लिखना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। ट्राई टू राइट इट क्लीनली। आप अच्छे से साफ साफ लिखने की कोशिश करो। बिकॉज अगर आपने बहुत गंदा लिखा एग्जाम में तो आपका डजंट मैटर आपने कितना अच्छा लिखा हुआ कॉन्सेप्ट के लिहाज से या डेरिवेशन के लिहाज से, लेकिन अगर आपने साफ साफ नहीं लिखा, वो क्या करेगा एग्जामिनर, वो बोलेगा इसने बकवास लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उस पर भी फोकस कर लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके, और एक चीज क्या रहेगी इंपॉर्टेंट, वो है डेरिवेशंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जो जो डेरिवेशन है उसको प्रैक्टिस कर लो। अगर आप किचन में बैठे हो, एक बार रफ उठा दो, ठीक है, मैं करूँगा जो एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट चार्जर वायर, ओके, उसकी डेरिवेशन कर दो। मुझे एक गाशन सरफेस बनानी है, लेट्स से सिलेंड्रिकल गाशन सरफेस। ओके, मैं पहले फार्मूले क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, उसको ब्रैकेट में कर लो। हाँ, यहाँ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, डी है वो स्मॉल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, क्यू है चार्ज, एप्सिलॉन जीरो परमिटेड ऑफ स्पेस। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ, ये तभी पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो सो वो इजी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्लोज ई डॉट डी ए, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो कि तो उसको फिर से प्रैक्टिस कर लो। कहीं पे टाइम आया सोच के ऐसे ऐसे हवा में करना है। ओके, एंड जो आप नोट्स बनाओगे वो खुद से ही बनाना। जो आप एग्जाम फाइनल तक ले जाओगे ना, फाइनल एग्जामिनेशन तक, वो खुद के नोट्स है। NCERT को हमेशा ये टॉपिक आप NCERT से पढ़ लो, वहाँ से देख लो सर ने कौन सा, बिकॉज NCERT में आपको डेरिवेशन थोड़ी ट्रिकी लगेंगी, लेकिन हमने क्या इजी करके लिखा हुआ होता है। ओके, आप एग्जामिनेशन आप वो NCERT की डेरिवेशन देख लो, आप सोचोगे ये डेरिवेशन है ही नहीं, लेकिन यहाँ से आप जब क्लास नोट्स देखोगे या किसी भी सर के नोट्स देख लोगे, वहाँ से आपको अच्छे से दिखाई देगा कि डेरिवेशन है ये। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, रफ खत्म कर लो, रफ। ठीक, जितना हो सके अपना पेन इस्तेमाल कर लो, जितना हो सके।
जब मैं आई स्टिल रिमेंबर, आई स्वेयर, जब मैं 12th की प्रिपरेशन करता था, मैं शाम को एक रफ ले आता था, छोटा ही रफ ले आता था। मैं बड़े रफ की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। मैं कोशिश करता था कि मैं इसको सुबह तक खत्म कर लूँगा। मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूँगा। आपको बस ये पर्सपेक्टिव रख लो, ये अप्रोच रख लो। मुझे 100 शीट्स दिन में प्रिपेयर करने, मुझे 100 शीट्स खत्म करने हैं। आपको बात समझ आ रही है? ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप कहीं से भी देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, उनको देख लो एंड उनको मार्क कर लो कि कौन कितनी बार आया है, ठीक है। एंड उन पे फोकस कर। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि उन पे वही करने, नहीं, उन पे ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उन पे ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बगैर बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में नहीं जाना। ओके। अब क्या दिमाग में रहता है कि अब दिमाग में ये चीज रहती है, इंग्लिश एंड जो अदर सब्जेक्ट है उसका मैं क्या करूं। जो मैं करता था वो मैं बोल दूंगा। मैं इंग्लिश को शाम को सोने से पहले, ऐसे जब मैं बिस्तर में गया, ठीक है, अब लेट्स से 1 और 2 AM है और 12 है, तो जो भी टाइम है, ओके, मैं क्या करता था, शाम को 15-20 मिनट या आधा घंटा इंग्लिश को सोने से पहले पढ़ता था। बिकॉज वो आपका, मुझे लगता है अगर आप 15 से 30 मिनट्स तक पढ़ोगे ना इंग्लिश, मुझे लगता है 15 डेज में खत्म हो जाएगा वो आपका इंग्लिश। एंड इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, आपकी जो स्पेलिंग वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आपका जो पैटर्न है, अगर आपको कोई बोल रहा है लेटर लिख लो, उसका पैटर्न है, अगर आपको ईमेल है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, वो पैटर्न देख लो एक बारी, ओके। एंड थोड़ा पहले एक बारी टेंस को क्लियर कर लो। जब भी आप स्टार्ट करोगे इंग्लिश, टेंस को क्लियर कर दो, ठीक है। एंड मैं क्या करता था, मैं उर्दू वाले ले आता था जिसमें ट्रांसलेटेड हो, मैं उसी उर्दू वाले को पढ़ता था, बाद में खुद ही लिखता था एग्जामिनेशन में। उस पे बर्डन, उसको एज ए सब्जेक्ट मत ले लो, ठीक है। उसको जो आपका फ्री टाइम होगा, जहाँ से आप नहीं पढ़ सकते हो, जिसमें जैसे आप सोने से पहले क्या करोगे आप, 15-20 मिनट तो लगते हैं नींद आने में, ठीक है, उस वक्त तक इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। तो यार सुबह मॉर्निंग में पहले आधे घंटे में पहले ई साइनस और जो भी आपका फिजिकल एजुकेशन उसको कर लूंगी या कर लूंगा। इज दैट ओके? एंड बाद में हाँ, एक जो गलती करते हैं वो टाइम टेबल फिक्स मत कर लो। मैं 7 से स्टार्ट कर लूँगा, मैं 7 से स्टार्ट कर लूँगी, फिर 10 तक ये पढ़ूंगी, फिर 10 से कंटिन्यू 12, नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल भी कोई टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कोशिश कर लेना कि दिन में आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, 3-3, 4-4 घंटे। एंड थोड़ा ब्रेक रख लो, ठीक है। 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद 4 तक ब्रेक रख लेना, उसमें थोड़ा कम ही पढ़ा जाता है, ओके। बट 4 से लेके मुझे लगता है 7 तक बहुत पढ़ा जाता है, ठीक है। सो मॉर्निंग में अगर आप ज़्यादा अर्ली उठते हो तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर लो, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। इज दैट ओके? पॉजिटिव एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। आपका जो सोर्सेज है वो क्या है, सिलेबस क्या है, आपके सोर्सेज क्या है, आपकी हैंड राइटिंग क्या है, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, आपके NCERT एंड यहाँ से सर के नोट्स और खुद के नोट्स, यहाँ से एक नए सिरे से स्टार्ट करें एंड रिविजन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एंड डरना बिल्कुल भी नहीं, एज ईजी टॉपिक्स पहले करने हैं सो दैट कि वो खत्म हो जाए, ठीक है। ओके, बस कैरी ऑन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट नाउ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टर्बेंसेस। आपने जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है उसको दफ़ा कर दो। अभी के लिए आप फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम और जो भी आप चलाते हो, ट्विटर वगैरह या वटेवर, जो भी, उसको ख़त्म कर लो, अभी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर लो, ठीक। एंड एंड अपने जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पे देख लो कि पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं। कोई जगह जो घर में ऐसी होती है जहाँ वहाँ पे मज़ा नहीं होता है, नहीं, वहाँ पे मत पढ़ो, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। कहीं ऐसी जगह देख लो जहाँ पे आपको सुकून आता है, ओके, उस जगह पे पढ़ लो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम है। इज दैट ओके? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग है, कोई नोटिफिकेशन आई तो वहीं से स्टार्ट करें, वहाँ फिर तो इंसान निकल नहीं पाता है वहाँ से, ठीक है। एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कम कोशिश करो, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करो जो आपके पॉजिटिव फ्रेंड्स हो, जिनसे आपकी पॉजिटिविटी आती हो। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे बात करके मुझे पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, एंड बिलीव मी दिस इज़ ट्रू। एंड मैं उनको यहीं से फ़ोन करता हूँ, ओ हेलो कैसे हो यार, कहाँ इतने दिनों कहाँ थे। लेकिन मैं उन फ्रेंड्स को अवॉइड करना चाहता हूँ जिनसे मुझे नेगेटिविटी आती है, ठीक है। 2-3 फ्रेंड्स अभी के लिए चूज़ कर लो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन वो वैसे नहीं हो जो हमेशा बोलेंगे मैंने ख़त्म कर लिया है सारा, मेरा तो हो गया है, उससे आपको प्रेशर आ जाएगा ना। नहीं, जो आपके साथ प्रिपरेशन करे एंड जो आपका अच्छा फ्रेंड हो। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी खड़ूस को अपना फ्रेंड बना लिया, नहीं, उन्हीं से बात करो जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। उन फ्रेंड से बात मत करो जो आपको नेगेटिविटी दे देते हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली कनेक्ट रहो। हाँ, उसमें उस डेरिवेशन में ये प्रॉब्लम आई, मुझे सर ने कहीं पे बताया था क्या यार ये, अच्छा मुझे ये यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन नहीं आई, क्या मुझे आप सॉल्व करके दोगे, इसकी इंटीग्रेशन कैसे आई यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना नहीं आई, मुझे इसकी एक एप्लीकेशन नहीं आई, तो आप इसको कैसे कर लिया, ठीक है। जितना आप फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहोगे उतना आपका ईजी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना 10-10 मिनट के बाद फ़ोन कर ले, 10 मिनट के बाद फ़ोन कर ले, नहीं, ठीक है। एटलीस्ट एक फ़ोन मॉर्निंग में रखो। ओके, 1 बजे तक ये पढ़ते हैं, तो आप भी कोशिश कर लेने कि 1 बजे तक ये खत्म हो जाए, मैं 1 बजे कॉल कर लूँगी या 1 बजे कॉल कर लूँगा, ठीक है। ओके, आज शाम तक ये खत्म करते हैं, तो कोशिश करो कि वो खत्म हो जाए, बिकॉज आपका कंप्यूटर वहाँ से खत्म कर रहा होगा ना। तो अब आप ये इस चीज़ पे शाम को डिस्कस करते हैं। सोने से पहले एटलीस्ट रिमाइंड कर लो कि मैंने आज दिन में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ओके, रिवीजन अब एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं ऐसे रिवाइज कर लूँ कि यहाँ से ओ ये पढ़ लिया, ओके इसका सीरीज़ में ये फार्मूला, ओहम्स लॉ ये कहता है, इसका ग्राफ ऐसे है। ऐसे आप पढ़ सकते हो जब आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, आप किसी के यहाँ जा रहे हो, आपको 1 घंटा लगेगा वहाँ पे, या कहीं गाड़ी में हो 1 घंटे के लिए, वहाँ पे पढ़ो, वहाँ से आप ऐसे आइज़ के साथ पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप घर पे होंगे हमेशा पेन एंड कॉपी, लेकिन क्योंकि जो आप लिखोगे ना वो आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे मेरा क्या है, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता हूँ जो मैं नहीं लिखता हूँ। अगर मुझे कोई पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, मुझे किसी को समझाना है, मैं उसको एक बार लिख दे देता हूँ एंड बाद में मैं अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ पढ़ूँ, मैं उसको दूसरे को समझा ही नहीं पाता हूँ। आपको बात समझ आई? आई होप कि सारी की सारी चीज़ें हुई होगी। मैस नहीं करना है अभी, वो नहीं बहुत कम टाइम है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आराम से कूल, ठीक है। फैमिली में भी टाइम स्पेंड करो अच्छे से, कभी रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा चहल पहल कर लो। ऐसे भी नहीं है कि 24 घंटे अंदर रहे, नहीं, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा रोम बाहर की तरफ। ओके, सड़क पे, मैं ज़्यादा सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जो आपका आंगन होगा, ठीक है, सहन हम कहते हैं, ठीक है, और जो भी पार्क वाक होगी उसमें थोड़ा घूम लो, उससे थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, रनिंग, ठीक है। ओके, एंड नमाज, एंड एट द एंड ऑफ द डे वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला के से कनेक्शन, नमाज एंड कुरान। ओके, एंड अल्लाह ताला को हमेशा दुआ करना कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपका अल्लाह का कितना सपोर्ट है। ओके, देन अल्लाह हाफिज़।